वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं शाहीन एकेडमी मधुबनी का शाम 5 बजे का शो। गणित पढ़ रहे हैं हम, और गणित में हम 10 सवालों को सॉल्व करेंगे। 10 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। वीवीआई क्वेश्चंस हैं सभी, जो फरवरी 17 से जो आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है उसमें आने वाले हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 10 बिहार बोर्ड के सभी विषयों के जितने भी चैप्टर्स हैं, एमसीक्यू हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रश्न हैं, सभी आपको मिलेंगे। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पढ़ना है खोजते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लाइव भी आते हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, पहला सवाल है, दो संख्याओं का HCF 24 तथा उनका गुणनफल 12960 है तो उनका LCM ज्ञात करें। HCF आप जानते हैं क्या कहते हैं इसको हिंदी में, मौसा। मौसा दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और LCM यानी के लसा पूछ लिया है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। सूत्र है इसका लिखने का तरीका, पहले लिखेंगे हल, है ना। ये सवाल सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो रफली हल कर लेंगे और सब्जेक्टिव आएगा तो जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल इसी तरह से आप इसे हल करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है मौसा गुणा लसा। इसे आप इंग्लिश में HCF LCM भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र है हमारे पास, ठीक है। इस सवाल में कभी कभी क्या आता है कि मौसा भी दे देता है, लसा भी दे देता है और संख्याओं का गुणनफल पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या करना है कि जो संख्याओं का गुणनफल है इसको बराबर के इधर लिखना है और मौसा गुणा लसा को इधर लिखना है, जवाब आ जाएगा। या मौसा दिया है, लसा पूछा है तो ऐसे ही लिखना है। कभी ऐसा होगा कि लसा दिया रहेगा और मौसा पूछेगा, तब भी ऐसे ही लिखना है। तो मौसा यहाँ पर दिया है 24 गुणा लसा हमको मालूम नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट। और संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट दिया है 12960। अब अगर आप लसा ज्ञात करना चाहें तो बीजगणितीय अनुपात है, आप आसानी से कर सकते हैं। 12960 और ये जो 24 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था वो यहाँ क्या करेगा, डिवाइड। बारी बारी से आप कर सकते हैं आसानी के साथ। मैं थोड़ा बड़े नंबर से काट रहा हूँ, आप छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं इसे। जैसे मैंने 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, 2 आया और यहाँ 12 कम 12, 9 नहीं जाएगा 0, 12 अट्ठे 96 और 0 के 0। फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 5 जा 10, सॉरी ये निशान जो है बीच में लगना चाहिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0 के 0। तो आंसर क्या आ गया इसका? इसका आंसर आ गया, देयरफॉर मैं इधर लिख दे रहा हूं आंसर, लसा यानी कि LCM बराबर है 540 के। आंसर लिख दीजिए और ये 2 नंबर आपके पूरे। अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो ये सवाल 2 नंबर का आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, यदि बहुपद k² - 14x² - x - 12 के शून्यकों का योग 1 है तो k का मान ज्ञात करें। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है ना। हम इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया गया, प्रॉपर वे से लिखिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है। लेकिन हल जब आप करेंगे तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, -b/a के होता है अल्फा प्लस बीटा योगफल। तो इस समीकरण में a क्या है? a वो होता है जो x² को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, यानी कि k² - 14। b क्या होता है? जो x को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, कोई नंबर नहीं है, माइनस है तो क्या लिख देंगे, -1।
1। सी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में सी नहीं आता। हम लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 के, आगे में ऐसा एक एरो मार्क दे के लिख देंगे गिवन, या हिंदी में लिख सकते हैं आप दिया गया। लेकिन अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है जो इजकल टू 1 के। लेकिन बी क्या है, -1 है और यहाँ पहले से माइनस लगा है, तो आप क्या लिखेंगे 1। ध्यान रखिएगा b -1 है, लेकिन हम यहाँ -1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लगा रहता है, बाई ए, तो ए क्या है k² -14 और ये बराबर 1 के। ठीक है, मेरे पास नीचे जगह नहीं रहती है, मैं बगल में लिख रहा हूँ। आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इससे ये गुणा होगा और नीचे से ये गुणा होगा, तो आप लिख सकते हैं k² -14 बराबर 1 के। k² -14 बराबर 1, तो k² ये बराबर होता है -14 उधर गया तो क्या हो गया +14। अब आप जानते हैं कि +14 का कोई पूरा वर्गमूल नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अगर आप k लिखेंगे तो लिखेंगे +-14, है ना। और फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर k बराबर 14 या -14। ये ऊपर जो आपने लिखा है उसी को आप कॉपी कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। आपने लिखा है +14 भी -14 भी, तो आपने लिखा k बराबर 14 या -14 और ये आंसर आपका फिनिश हुआ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सिर्फ 10 सवाल करते हैं हम एक वीडियो के अंदर में, धीरज बना के रखिए और देखते रहिए। समीकरण ये और ये को विलोपन विधि से हल कीजिए। आप जानते हैं कि समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, एक है ग्राफ, एक है प्रतिस्थापन, एक है विलोपन जो अभी कहा गया है, और एक है वज्र गुणन। हल करने के लिए कह देता तो किसी भी विधि से हल कर देते, लेकिन कहा है विलोपन विधि से हल करने, इसीलिए विलोपन विधि से ही हल करेंगे, कोई दूसरी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। हम जरा सा इसको मिटा देते हैं, ये हमने आपको सिर्फ समझाने भर के लिए लिखा था कि कितनी विधियों से हल किया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाता है कि दो चर वाले समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो आपको याद रखना होगा कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। तो समीकरण 5x + 2y = 10, तो हम इसको फिर से उतारेंगे, यहां लिख देंगे हल 5x + 2y = 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1, और 3x - 4y = 12, ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि का मतलब होता है x या y किसी एक को फिनिश कर देना, x या y किसी एक को फिनिश कर देना। हम देख रहे हैं कि ये 2 है और ये 4 है, अगर ये 4 हो जाए तो 4y में से 4y चला जाएगा तो अपने आप 0 हो जाएगा, यानी y समाप्त हो जाएगा। हम चाहें तो x को भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम इजी देखते हैं, आसान क्या है उस पर काम करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है अकेले इसको नहीं करेंगे बल्कि पूरे समीकरण को करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, ध्यान रहे जो आप करने वाले हैं उसको लिखना है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वो लिखना है। इक्वेशन 1 को 2 से गुणा करके इक्वेशन 2 में जोड़ने पर चलिए इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10x, 2 × 2 = 4y, 2 दूनी 4 और 2 दाहीं के 20। इसको उतारिए, इसको किसी से गुणा नहीं करना है, एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख देना है। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ध्यान लगा कर देखिएगा। ये देखिए ये +4y और ये -4y, तो ये क्या हो गया 0। याद रखिए अलग अलग नहीं काटना है, अगर आप इसको इस तरह से काट देते हैं ऐसे तो ये गलत माना जाएगा, ऐसे नहीं काटना है, एक ही सिटिंग में काट देना है, सिंपल एक बार में। 10 और 3 मिलके कितना हो गया 13x, क्या हो गया 13x हो गया, और 20 और 12 मिलके क्या हो गया 32 हो गया। तो x बराबर क्या हुआ 32, और बाई ये जो 13 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ डिवाइड करेगा। कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है
क्योंकि दिल्ली अभी दूर है, अभी जवाब नहीं आया है। लेकिन जब x आ गया तो इस मान को आप इस समीकरण में भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार किसी में भी लिख सकते हैं। हम 1 में लिख देते हैं। समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 32/13 रखने पर, चलिए रख रहे हैं हम, समीकरण 1 को कॉपी करें। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 5x तो हम लिखेंगे 5 गुणा x का मान ये लिखेंगे 32/13 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू 10, और ये कितना हो गया, 32 को 5 से गुणा किया तो 160/13, वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -160/13। तो 2y इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम क्या आया 13, तो ऊपर आया 13 दाई 130 माइनस 160, तो 2y बराबर हो गया, ये 130 में से 160 चला गया तो -30/13। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू -30/13, और ये जो 2 यहाँ पर गुणा कर रहा था अब नीचे में आके गुणा करेगा। अब क्या करेगा, नीचे में आके गुणा करेगा, ठीक है ना। अब नीचे में जब गुणा करेगा तो क्या होगा, कटेगा ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्षमा चाहेंगे, और रिकॉर्डिंग के बीच में कोई बटन जो है दब गया होगा, तो ये कटेगा। तो ये जब कटेगा तो क्या होगा, 2 एकम 2, और 2 से किसी को भी काटने का मतलब होता है आधा कर देना। क्या कर देना, आधा कर देना। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -15, ऊपर 15 है और नीचे क्या आया 13। अब आपको आंसर लिखना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 32/13 और y इज इक्वल टू -15/13। ऐसे लिखिएगा तब जाके काम चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा और तब लिखिएगा आंसर। बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट बना के लिख देते हैं 32/13 कॉमा -15/13। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप 2 चर वाले समीकरण में ब्रैकेट में मान इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये मान कब लिखा जाता है, जब वर्गीय समीकरण होता है, द्विघातीय समीकरण होता है, तब लिखा जाता है, अन्यथा लिखने का तरीका यही है। अगले सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है x² - 225 = 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्या मतलब क्या है, अल्फा और बीटा मालूम करना है। द्विघात समीकरण है तो इसका 2 आंसर आएगा, अगर आएगा तो 2 आंसर आएगा, और एक आंसर को कहते हैं अल्फा और एक को कहते हैं बीटा। हल स्टार्ट करते हैं इसका, बहुत आसान सा सवाल, 4 से 5 लाइन में आंसर हाजिर। x² - 225 = 0, तो x² ये बराबर होगा -225, जब उधर जाएगा तो +225, तो x बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल क्या है, +-15। अब देखिए ये वर्गीय समीकरण आ गया, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे 15 कॉमा -15, और ये 2 नंबर आपके पूरे हो गए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बड़े काम का चैनल है, और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जब जब हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई वीडियो डालें, और रोज़ाना 2 से 3 वीडियो जाता ही है, और पहले से भी बहुत सी वीडियो अपलोड हैं, और हम लाइव भी आते हैं, और सिर्फ गणित नहीं पढ़ाते हैं, हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, विज्ञान भी पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं, और उर्दू भी पढ़ाते हैं। अगले सवाल पर, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए। किस एपी का, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है, 38, और 16वां पद 73 है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे 2 चर का समीकरण बनता है ना, उस तरह बनेगा। हल लिखेंगे, थोड़ा सा 2-4 लाइन ज़्यादा का ये सवाल है, लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है। 11वां पद 38 है, यानी कि A11 बराबर है 38 के। लेकिन A11 का मतलब क्या हुआ,
ए प्लस 10d ये बराबर है 38 के, ए प्लस 10d। ठीक है, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब 16वां पद 73 है, तो इसका मतलब A16 ये बराबर है 73। तो A16 का क्या मतलब हुआ, A प्लस 15d ये बराबर है 73 के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको मालूम करना है 31वां पद। तो कोई भी पद निकालने के लिए हमको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ए मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए। यहाँ ना ए दिया है ना डी दिया है, लेकिन 11वां पद दिया है, यानी उसमें से एक कम करके ए प्लस 10d, और 16वां पद दिया है, यानी इसमें एक कम करके ए प्लस 15d इक्वल टू 73। देखिए यहाँ भी +1 है, ए है, और यहाँ भी प्लस ए है। अगर समीकरण 1 से 2 को घटा दें तो ए समाप्त हो जाएगा और डी का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, पहले समीकरण 1 लिखिए, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब इसको लिखिए, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। जब घटाने की बात किया, इसका मतलब निशान बदलता है, चिन्ह बदलता है, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का हम निशान बदलते हैं। ये पहले से प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी पहले से प्लस है तो माइनस हो गया, और ये भी पहले से है तो माइनस हो गया। लेकिन इसके माइनस होने की वजह से प्लस ए और माइनस ए मिलके 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 10 में से 15 गया तो -5d, और 38 से -73 गया तो -35। -35 क्यों कह रहे हैं हम, इसको थोड़ा मैं साफ साफ लिखना चाहूँगा, -35, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। आप चाहें तो यहीं पर माइनस को समाप्त कर दीजिए, और या नहीं तो बटे में ले जाके भी समाप्त कर सकते हैं। ये सीधी लाइन नहीं लगाना है, थोड़ा टेढ़ी लगाना है। मेरे राइटिंग पैड की वजह से थोड़ा सीधी लाइन लग गई है। तो अब क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 35, और ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था क्या करेगा, डिवाइड। तो अब ये कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, तो d का मान आया d इज इक्वल टू 7। जब d 7 आ गया तो समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। हम लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 को कॉपी करेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10d यानी d कितना है 7, तो 10 गुणा 7 बराबर 38। तो a इज इक्वल टू 38, ये 10 7 70 होगा ना भाई, 70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -70। तो a इज इक्वल टू 38 में से अगर 70 चला गया, यानी छोटे नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है, तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में क्या आएगा 32। लीजिए, ए का भी मान आ गया और डी का भी मान आ गया, लेकिन आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सवाल में ए और डी नहीं पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है ये 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 इज इक्वल टू क्या, तो A31 बराबर होगा ए प्लस, बताइए कितना डी होगा। जब 11 था तो 10d कहा, जब 16 था तो 15d कहा, तो 31 है तो क्या हो जाएगा 30d हो जाएगा। तो a कितना है -32 प्लस 30 गुणा d का मान 7 इज इक्वल टू -32 प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे 210, 7 21 और 1 0 लगा देंगे। अब चूंकि बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा, तो 0 से 2 गया तो 8, और 0 से 3 गया तो 7, और 178। लेकिन आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, लिखना है आगे। अतः 31वां पद बराबर 178, 178। ध्यान रखिए 10 सवाल जो आप करने जा रहे हैं ना, इसमें से 4 सवाल कम से कम मिनिमम 4 सवाल पक्का है, 3 सवाल तो आएगा ही आएगा, है ना। तो मन लगा करके पढ़ लीजिए, पूरे वीडियो को देखिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए, नहीं करना है सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है हमारा आपसे,
पढ़ लीजिए लेकिन, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए, समझ लेंगे तो काम में आसानी आ जाएगी, ठीक है। ये रहा एक रेखाखंड, ठीक है, ये रेखाखंड है। यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी। ए के निर्देशांक है 4 -1 और बी के निर्देशांक है -2 -3। समत्रिभाजित, अगर इसको 3 भाग में आपको बांटना है तो बीच में कितने बिंदु लगाने होंगे बता दीजिए तो जरा। बीच में कितने बिंदु लगाइएगा? बीच में 2 बिंदु लगेगा। कितना? 2 बिंदु। इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से P और इसको नाम हमने दे दिया अपनी तरफ से Q। आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांटना है। तो अगर आप P के निर्देशांक मालूम करना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि P से A की दूरी कितनी है और P से B की दूरी कितनी है। तो हम लिखेंगे P के लिए m1/m2 या m1 अनुपात m2 क्या होगा? बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ 1 पार्ट है और यहाँ से यहाँ 2 पार्ट है, तो 1:2, 1:2। तो अगर P के निर्देशांक मालूम करना है तो ये बराबर होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। और y क्या होगा? बिल्कुल x की जगह y लगा दीजिए, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए m1 क्या है? 1 और x2 ये x1 है, ये इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो m1 क्या है? 1 और x2 क्या है? -2, तो हो गया -2। फिर m2 क्या है? 2 और x1 क्या है? 4, तो 2 4 + 8। अब बटे m1 + m2 यानी 1 + 2। अब फिर m1 y2 यानी 3 एकम -3, m2 y1 यानी 2 एकम -2 क्योंकि माइनस लगा हुआ है, बटे 1 + 2 क्योंकि m1 और m2 यही है। तो बराबर 8 में से 2 गया 6 और 2 में 1 मिला तो 3, -3 और -2 -5 और 2 में 1 मिला तो 3। ये कटने वाला नहीं है लेकिन ये कटने वाला है, तो काट दीजिए इसको। 3 का 3, 3 दूनी 6। फाइनल आंसर जो आया x का वो आया, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 2, -5/3। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि ये P का मान आ गया। अब इसी तरह Q करना है, ये देख लीजिए। P के लिए हमने लिखा था ना कि P के लिए, अब हम लिखेंगे Q के लिए m1 अनुपात m2 बराबर, गौर से देखिए Q, तो यहाँ से यहाँ 2 खंड है, कितना खंड है? 2, और यहाँ से यहाँ कितना खंड है? 1, तो 2:1। तो Q का निर्देशांक क्या होगा? सूत्र सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए, m1x2 + m2x1 बाय m1 + m2। और y का लिखेंगे m1y2 + m2y1 बराबर m1 + m2। इस सूत्र को जब तक लिखिए, अब मान लिखना है हमको, m1 2 और x2 2, तो 2 दूनी 4 -4, m2 1 और x1 4, तो ये हो गया +4। अब बटे 2 + 1, m1 2 और y2 3, 2 3 -6, और m2 1 और y1 1 एकम 1 लेकिन -1 बटे 2 + 1। क्या होगा? 4 में से 4 गया
तो 0, तो जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे का कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं। ये क्या है, -6 और -1 -7, अब बाई 2 + 1 3। यहाँ पर भी आंसर लिख दीजिए। जहाँ पर ये सवाल हल हो आंसर बड़ा सा लिखिएगा और यहाँ पर भी आंसर बड़ा सा लिखिएगा, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं उनको सही से समझ में आ जाए, सीधे आंसर। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे मेथड को एग्जामिनर नहीं देखते हैं, कभी कभार तो, लेकिन आंसर उनको बड़ा सा दिखना चाहिए। आपने बहुत सही किया है लेकिन आंसर आपने लिखा नहीं, वो कहाँ जाके ढूंढेंगे, तो इसलिए आंसर को साफ साफ लिखिए। चलिए अगले सवाल को देखिए। यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या, मान निकालना है। सीधे सीधे कुछ है नहीं सवाल के अंदर में, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि बस किसी ने बहुत अच्छा सा गाजर का हलवा बनाकर दे दिया हो और कहा हो कि खा लो, तो लो, उसको चबाने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो ऐसे ही खा जाएगा। ठीक, लेकिन हम एक जगह पे क्या लिखेंगे, 30, तो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये डिग्री लगाना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, नंबर कट जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान निकालना है, याद नहीं है तो क्या करेंगे, एक जल्दी से एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें यहाँ समकोण होगा, यहाँ 30 होगा और यहाँ पर 60 होगा। 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3। अब साइन कॉस टेन जितना निकालना है 30 और 60 का सब यहीं से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आपको tan 30 निकालना है, तो tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है सम्मुख भुजा, यानी सामने वाली भुजा बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो 30 के सामने 1, tan 30 का अगर आप tan 30 डिग्री लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 बाई √3। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप भी लिख लीजिए समझाने के लिए, समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको सामने में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफ में लिख सकते हैं। और अगर सामने में भी लिख देंगे तो कोई आपका नंबर काटेगा नहीं। ठीक, तो 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना 1 बाई √3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1 बाई √3 का घात 2। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 2 बाई √3, ऊपर जो था, नीचे 1 माइनस इसका वर्ग बनाएंगे तो 1 बटे √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब 2 बाई √3, ये वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और उसमें से 1 चला गया तो 2 बटे 3। तो ये जवाब आया 2 बाई √3 गुणा, अब 3 को ऊपर कर दीजिए, 3 बटे 2। अब देखिए कटने वाला क्या है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और तो कटने वाला नहीं है, लेकिन गौर कीजिए तो कटने वाला है क्या, ये √3 है और ये 3 है। √3 का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, √3 गुणा √3। हाँ, 3 का मतलब √3 गुणा √3। तो अगर आप इस √3 से इसको काटेंगे तो √3 एकम √3 और यहाँ बच जाएगा √3। जी, 2 √3 था तो 1 √3 कट गया, 1 √3 बच गया, तो जवाब आ गया आपका √3 एकम √3 और नीचे में तो 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और आंसर हो गया आपका फाइनल, आपका आंसर फाइनल। इस सवाल नंबर 7 समाप्त हुआ। मैं बहुत तेज़ी के साथ कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो बीच बीच में वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर गलती से पद लिखा गया है, इसको पद नहीं पढ़ेंगे, पाद पढ़ेंगे। ठीक है, पाद बिंदु से, पाद बिंदु समझते हैं, ये मीनार है, मान लीजिए ए बी क्या है, मीनार, ये क्या है, मीनार। तो इसका जो निचला वाला पॉइंट है इसी को पाद बिंदु कहते हैं, बेस कहते हैं इंग्लिश में। इससे 100 मीटर की दूरी पर, मैंने चित्र पहले से बना के रखा है आपको समझाने के लिए, मीनार का उन्नयन कोण होना चाहिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। असल सवाल इस तरह बनेगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले लिखिए दिया गया क्या क्या है, दिया गया क्या क्या है, कहा है एंगल B = 90 डिग्री, क्योंकि मीनार सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री बनेगा। एंगल C यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री, और B से C तक की जो दूरी है ये है 100 मीटर। करेक्ट। अब क्या करेंगे आप, अब ज्ञात करना है कि आपको ज्ञात क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर वे से लिखना है, ज्ञात करना है कि, क्या ज्ञात करना है,
आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई यानी ए बी बराबर क्या। अब हल देख लीजिए आप, कितना आसान सा हल है इसका, दंग रह जाएंगे आप। गौर से देखिए, यहाँ पर मैं एक कोई दूसरा कलर लेके आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर एंगल दे दिया, सम्मुख पूछा और संलग्न दे दिया। समझिएगा, एंगल दे दिया यानी कि कोण दे दिया, सम्मुख पूछा, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, फाइनल में आपको नहीं लिखना है, और संलग्न दे दिया। ये पूछा, ये दे दिया, ये दे दिया, यानी सम्मुख बटे संलग्न दे दिया। तो कौन सा अनुपात काम करेगा? tan का अनुपात। कौन सा अनुपात? tan, क्योंकि tan होता है सम्मुख बटे संलग्न। tan होता है सम्मुख बटे संलग्न। ठीक है, इसी को समझाने के लिए मैंने इतना बनाया है आपके लिए फिगर, ताकि आप बात को अच्छी तरह से समझ सकें। अब यहाँ रहे हम लिखेंगे tan, हम 60 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर tan 60 का मान क्या होता है, समझने के लिए एक रफ फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो tan 60 यानी 60 के सम्मुख बटे संलग्न √3 क्या आ गया? √3 आ गया। तो लेकिन इस फिगर में tan 60 क्या होगा? इस फिगर में tan 60 होगा AB/BC। AB/BC बराबर है किसके? AB/BC बराबर है किसके? √3 के। जहां AB का मान आपको मालूम नहीं, लेकिन BC का मान मालूम है 100 = √3। तो अगर आपको AB ज्ञात करना हो तो ये जो 100 नीचे है वो जाके मल्टीप्लाई करेगा 100 √3 मीटर। हो गया। लेकिन अभी नहीं हुआ। आपने जब सवाल टेक्स्ट में पूछा गया, आंसर भी टेक्स्ट में देना अच्छा होता है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 100 √3 मीटर। इतना लिख दीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक चीज़ लेकिन समझना आपके लिए बाकी है। क्या? यहाँ तो हमने 100 √3 दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल में दिया रहता है √3 = 1.732 और भी, या यहीं तक या इससे भी कम। तो अगर ये मान दिया रहेगा और आप आंसर यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तब आपको क्या करना होगा? 100 से ये √3 का जो मान है 1.732 या जो भी मान है, इसको गुणा करके लिखना होगा। और बड़ा आसान है, 2 0 तो है, डेसिमल को 2 बार आगे सरका दीजिए, आंसर हो गया ना यार, क्या दिक्कत है? हाँ, ये कब करना है? जब √3 का मान दिया रहेगा तब करना है, अन्यथा इसे करने की ज़रूरत नहीं। यहीं पर आपका आंसर समा बता दिया इसलिए कि अगर √3 का मान दिया है तो फिर आपको √3 के मान से गुणा भी करना होगा। ये सवाल हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैथ है तो वीडियो तो बड़े होंगे ही और टाइम तो आपको देना ही होगा, रील तो है नहीं कि उंगली नचा दी जाए। 2 समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनाए गए। त्रिज्या 5 तथा 3 सेंटीमीटर है, तो जाहिर बात है जो बड़ा है वो 5 सेंटीमीटर और जो छोटा है वो 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ये जीवा है बड़े वृत्त की, लेकिन छोटे वृत्त को ये स्पर्श कर रही है, यानी क्या बन रहा है? टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट, स्पर्श रेखा है ये। जहाँ पर स्पर्श रेखा बनती है वहाँ क्या होता है? 90 डिग्री होता है। देखते रहिएगा। मैंने बाद में इसी सवाल को अच्छे से समझाने के लिए ये जो फिगर है AOMA, क्या हुआ? ये इसको मैंने फिर से बना दिया है। OM, ये जो त्रिभुज है ना OM, इसको मैंने फिर से बना दिया है ताकि आप यहाँ पर बात को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये OMA, ये मैंने इसी में से निकाल के ये मैंने बनाया है। ये कोई अलग से नहीं है और आपको अलग से बनाना भी नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गिवन यानी कि दिया गया। क्या दिया गया है?
दिया गया है R1 यानी कि बड़ी त्रिज्या हमने लिया, बराबर क्या है AO बराबर 5 सेंटीमीटर के। इसी तरह R2 यानी OM है ये, है ना, ये बराबर है कितने के 3 सेंटीमीटर के। और एंगल OMA बराबर है 90 डिग्री के, ये भी दिया गया। कहा स्पर्श करती है तो कह दिया ना, बात तो खलास है। ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कि AB बराबर क्या, यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी लंबाई क्या। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको लॉजिकली समझा देता हूं। ये गौर से देखिए, त्रिभुज OMA, इसमें आपको ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये कैसे मालूम होगा? जन्म जन्म का साथ है। किससे? गणित जो पढ़ेगा उसका जन्म जन्म का साथ होता है पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस के अनुसार हम ये मालूम कर लेंगे। तो जब ये मालूम हो जाएगा तो इसका डबल कर देंगे, क्योंकि थ्योरम है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। शुरू करते हैं हल। लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OMA है। समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस, क्या लगाना है? पाइथागोरस। आप बोध्यान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मालूम करना है AM, यानी कि OA में से OM को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे AM बराबर होगा वर्गमूल AO का घात 2 माइनस OM का घात 2। तो AO क्या है? 5, तो 5 का घात 2 25 और 3 का घात 2 9, तो क्या हो गया 16, वर्गमूल 16। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। यह हमने ज्ञात कर लिया 4 सेंटीमीटर। हमने ये 4 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको लिखेंगे चूंकि AB बराबर है 2 गुणा AM के। हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर है 2 गुणा AM के। क्यों लिखेंगे? यहाँ पर OM लंब है AB पर। एग्जामिनर की बात में उसकी समझ में बात यहीं से आ जाएगी। देयरफॉर AB बराबर है 2 गुणा 4, यानी AB बराबर है 2 चौके 8 सेंटीमीटर। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या नहीं, जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। कितना आसान था सवाल, कुछ हुआ? खामखा परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप पढ़ने पर आ जाइए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है इस शो का, है ना। अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। ये सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण कितना है? 60 डिग्री। त्रिज्या खंड, इसका सूत्र आप जानते हैं, बड़ा आसान सा सूत्र है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और इत्तेफाक की बात है कि इतना अच्छा सवाल है कि सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ। हम लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे? दिया गया। क्या दिया गया? दिया गया है त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा, यानी जो कोण बनता है इसी को थीटा कहते हैं, बराबर 60 डिग्री। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिज्या खंड, एरिया ऑफ त्रिज्या खंड OAB बराबर क्या। वैसे अगर टेक्निकल भाषा का प्रयोग किया जाए तो ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि AOB ये त्रिज्या खंड भी है और AOB इसके पीछे वाला त्रिज्या खंड भी है। तो असल में लिखना चाहिए लघु त्रिज्या खंड। देखिए, एक होता है लघु और एक होता है वृहद। क्या होता है?
वृहद। लघु यानी माइनर, इंग्लिश में कहते हैं माइनर, और वृहद को कहते हैं मेजर। अभी आप क्या हैं? माइनर हैं, और मैं क्या हूं? मेजर हूं। आप छोटे हैं और मैं बड़ा हूं, तो समझ गए ना। छोटे को लघु कहते हैं और बड़े को वृहद कहते हैं। तो इसमें अगर ये लिखा रहेगा तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। अब हल करेंगे। हल तो बड़ा आसान है। एरिया ऑफ लघु त्रिज्या खंड बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है, कभी कभी पाई का मान दिया रहता है 3.14। हाँ, अगर मान दिया है 3.14 तो आपको लिखना पड़ेगा 3.14। हाँ, नहीं दिया है तब तो यही लिखना है, ठीक। गुणा आर स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 गुणा थीटा 60, अब बटे 360। देख लिए, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह 6 × 6, थीटा की जगह 60 और बट्टे में 360। तो 0 से 0 चल बसा, है ना। ऐसे नहीं काटना था, इसको रेट से काटते हैं हम ताकि आपको समझ में आए कि कटा क्या है। 0 से 0 कट गया, कैंसिल हो गया। 6 1 6, 6 6 36, फिर 6 1 6, फिर 6 1 6। अब आपके पास क्या बचा उसको देख लीजिए। बचा आपके पास ऊपर में ये और नीचे में ये, तो 22 छक्के 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर यहाँ पर भी फिनिश है, और आप चाहें तो आंसर आगे तक भी दें जो बहुत अच्छा होगा। क्या? 132 को 7 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, बचा 5 तो 52, 7 सत्ते 49, बचा 3 तो 30, 7 चौके 28, बचा 2 तो 20, 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात का पता नहीं है कि एग्जामिनर के पास जो आंसर शीट है उसमें आंसर यही खत्म है या यहाँ खत्म है। अगर यहाँ पर खत्म है तब तो यहाँ तक लिखे बगैर पूरा नंबर नहीं मिलेगा, और अगर यहाँ तक खत्म है और आपने ये लिख दिया तो आपका कोई नंबर कटेगा भी नहीं, यहीं पर आंसर मान लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने जो ये भाग दिया है, हो सकता है कि ये भाग में कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि बड़ा रफली मैंने भाग दिया है। आप भाग देकर लीजिए कर लीजिएगा। और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 फरवरी तक सब्सक्राइब रखिए। 22 फरवरी जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो हमारे चैनल को पकड़ के थुकुची दीजिएगा, कौनो दिक्कत नहीं है। हमको आपको अपना सब्सक्राइबर नहीं बनाना है। हमारा मकसद है कि 22 फरवरी तक आप हमारे टच में रहें और अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।